स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के स्वागत सामने मोदी हमें चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल को बताएंगे दोस्तों, जहां पर आखिरकार केरल को लेकर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से शशि थरूर के काफिले पर किया गया अटैक और साफ तौर पर परिवर्तन के दे दिए गए हैं संकेत। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर नए तरीके का विवाद भड़का है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अचानक से एनसीपी एपी के नेत्री और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने किया है इंडिया गठबंधन की एक पार्टी को फोन। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम, केरल से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बता के चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर अब हमले भी शुरू हो चुके हैं दोस्तों। यानी यूडीएफ की सरकार आने वाली है और एलडीएफ की सरकार केरला के अंदर जाने वाली है। जिस तरीके के समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में केरला के अंदर बनते चले जा रहे हैं दोस्तों, और 65 बड़े संगठनों ने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। तभी से लेकर यह बात क्लियर हो गई थी कि परिवर्तन होने जा रहा है केरला में और कोई भी इस बदलाव को नहीं रोक सकता दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर अपने कुछ साथियों के साथ में केरल के वंडूर इलाके के अंदर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए जा रहे थे दोस्तों। इस दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टी से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति शशि थरूर के काफिले को रोकने की कोशिश करता है दोस्तों, और शशि थरूर के गनमैन के साथ में मारपीट की जाती है। इस मामले में गनमैन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शशि थरूर के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई दोस्तों। शशि थरूर ने पोस्ट करते हुए बताया कि मैं अपने सभी शुभ चिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरे बारे में चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि खबर यह है कि मैं पूरी तरीके से सही हूं और सुरक्षित हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से एकदम सुरक्षित हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग बिना डरे इसी तरीके से काम करते रहेंगे, इसी तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे और चुनाव प्रचार करते रहेंगे। इस बार हम लोग यूडीएफ की सरकार बनाने जा रहे हैं और एलडीएफ की सरकार जाने वाली है, यूडीएफ की सरकार आने वाली है दोस्तों। तो खुलकर डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी के नेता आगे भी अपनी लड़ाई लड़ने का आह्वान कर रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर एलडीएफ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इतने ज्यादा भड़क चुके हैं जिनको समझ में आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है कि अब वो शशि थरूर के काफिले को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस को मजबूत से मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले को लेकर, तो लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये रुझान है सत्ता परिवर्तन के केरला के अंदर और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो उससे माहौल और ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता चला जा रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी का एक ऐसा बयान सामने आता है दोस्तों, से लेकर बीजेपी के लोग भड़क रहे हैं और इसे दंगा भड़काने वाला बयान बता रहे हैं। दरअसल जो अपडेट है वो ये कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मालदा जिले के अंदर मनी कचक के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए एक बयान दिया दोस्तों, जिसे विवादास्पद बयान बताया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को जमकर खूब खरी खोटी सुनाई दोस्तों। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने महिलाओं से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम केंद्र सरकार बनाती है, इसलिए अगर ईवीएम में कोई खराबी होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो किसी को वोट मत डालने देना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने मालदा के अंदर चुनावी रैली में महिलाओं से खासकर आह्वान करते हुए कहा कि आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जो एसआईआर के दस्तावेज की जांच कर रहे हैं लीगल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी, उनके पास मत जाइए और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर सीधे ट्राइब्यूनल में आवेदन करिए। और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मालदा के जजों को बंधक बनाए जाने के मामले को लेकर एआईएमआईएम और आईएसएफ पार्टी पर निशाना साधा है दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी का ये बयान कि महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि ईवीएम गड़बड़ ना हो, इस बात को बीजेपी के लोग दंगा भड़काने की मानसिकता से दिए गए बयान के तौर पर बता रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि राज्य का माहौल खराब कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अपने रैली के दौरान कई बड़ी बातें कही दोस्तों। वो कहती हैं कि आग से खेल रहे हैं बीजेपी वाले और चुनाव आयोग वाले, वे शांति नहीं चाहते हैं बंगाल के अंदर और बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं, बाहरी लोग बंगाल को कब्जा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल की भौगोलिक स्थिति से अनजान बाहरी अधिकारियों को राज्य पर थोपा जा रहा है जो यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम काटना एक युद्ध है और ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से 1 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम काटे जाने के दावे को जनता के खिलाफ युद्ध करार दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि लोगों से अपनी पहचान बचाने के लिए कि सभी लोग एकजुट हो जाए अगर आपको पहचान बचानी है तो। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम वोटों को बांटे जाने और दंगा भड़काने के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी कह रही है कि एआईएमआईएम का नाम लिए बिना कि बीजेपी की एक बी टीम जो हैदराबाद से आई है वो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में वोटों को बांटने का काम कर रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज
समाज के लोगों को इस मामले पर भी पूरी तरीके से सचेत रहने की जरूरत है। अब जो समीकरण बंगाल में बनते जा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अगर 1 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। ऐसे में चुनाव किस ओर जाएगा ये कह पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 10 लाख 5 लाख वोट काटे गए होते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख वोटर अगर इस बार चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे तो इसे बड़ा चुनाव में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है दोस्तों। ममता बनर्जी इसी ओर बयान दे रही है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में नजदीकी रिश्ते रखने वाले लोग एनसीपी एपी यानी अजित पवार की पार्टी पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं दोस्तों। इसी बीच अब जो बड़ी अपडेट आई है वो ये कि ठाकरे से फोन पर बात किया है एनसीपी एपी की नेत्री सुनेत्रा पवार ने दोस्तों, जो उप मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र के अंदर, इस बार बारामती से चुनावी मैदान में उतर रही है। तो उम्मीद कर रही है कि उनको समर्थन मिले और बारामती के उपचुनाव में कोई भी उनके सामने उम्मीदवार ना उतारे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एपी यानी अजित पवार की पार्टी के अंदर आपसी फूट चल रही है दोस्तों, क्योंकि पार्टी के 2 नेता है, एक तो सुनील तटकरे, दूसरा प्रफुल्ल पटेल, दोनों के दोनों बीजेपी के साथ मिलकर एनसीपी एपी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात की भनक अब एनसीपी एपी के लोगों को लग गई है और इसीलिए सुनेत्रा पवार चाहती है कि बारामती की सीट पर अगर विपक्ष का सपोर्ट मिल जाए तो वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, और अगर वो चुनाव जीत जाएंगी तो पार्टी उनके कंट्रोल में रहेगी, वरना अंदर खाने उनको चुनाव में हराने की एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए वो कोशिश कर रही है कि लोगों से संपर्क साधा जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये एक तरीके से मैसेजिंग है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए सुनेत्रा पवार को, क्योंकि उनकी पार्टी का आपसी विवाद है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कांग्रेस को दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार को कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्ष की पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तो सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में उतरेंगे और जरूर उनके खिलाफ, सुनेत्रा पवार के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है बारामती में, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें राहुल गांधी केरल के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि जब संसद में 5 या 6 महिलाएं खड़ी हो गई तो नरेंद्र मोदी ये मानने लगे कि महिलाएं उनके ऊपर हमला कर देंगी और नरेंद्र मोदी भाषण देने तक के लिए नहीं आए। इसी तरीके से केरल के कुछ लोग जब मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाते हैं तो उन लोगों को बुरी तरीके से पीटा जाता है, अधमरा कर दिया जाता है, इस तरीके से पीटा जाता है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ये लोग अपना विरोध स्वीकार भी नहीं कर सकते, ये नेता असहमति को अपने खतरे के तौर पर देखते हैं, यानी अगर इनको काला झंडा दिखा दिया जाए या महिला सांसद नारेबाजी करते तो लोगों को लगता है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है, और असहमतियों को, विरोध को ये लोग स्वीकार करने वाले नेता नहीं है। यानी दोस्तों राहुल गांधी को अगर कोई बीजेपी का नेता काला झंडा अगर दिखाता है तो राहुल गांधी अमूमन कुछ नहीं बोलते, कई बार तो राहुल गांधी दूर से ही उनका अभिवादन करते हैं। बिहार में तो राहुल गांधी ने काले झंडे दिखाने वालों को पास में बुलाकर उनसे पूछा था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसके बाद बीजेपी के लोग जवाब देते, इसके बाद राहुल गांधी उनसे चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन बात जब आती है नरेंद्र मोदी और कुछ नेताओं की दोस्तों, खासकर पिनरे विजयन जैसे नेताओं को जो लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं, तो वे विरोध स्वीकार नहीं करते हैं। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नेता है ये अपने छोटे से विरोध को भी अपने ऊपर हमला समझने लगते हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी महिला सांसदों के खिलाफ उल्टा बयान दे रहे हैं और महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला हो सकता था। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भाजपा के लोग किस स्तर पर उतरकर राजनीति करते हैं और छोटे से विरोध को कितना बड़ा बनाकर दिखाते हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ग्रेटर निकोबार परियोजना को लेकर स्थानीय समुदाय की चिंता की परवाह किए बिना बुलडोजर चलाने का कदम बताते हुए कहा कि बुनियादी विरोधाभास है ये पूरा मामला, और मोदी सरकार का दावा है कि ग्रेट निकोबार इंफ्रा परियोजना जनजातियों को परेशान या विस्थापित नहीं करेगी, फिर पुनर्वास योजना क्यों होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने हवाला दिया है कि जो बीजेपी की सरकार विकास के नाम पर ग्रेटर निकोबार के अंदर करने जा रही है उसे एनवायरमेंट पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और स्थानीय लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और इसलिए ग्रेटर निकोबार को बचाया जाना जरूरी है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का।